नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाबहस में, हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की लड़ाई तेज हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी ने अपनी टीम 9 का जल्द ही ऐलान करने की बात कही है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर से साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन सीट शेयरिंग की जब बात आई तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लड़ने के लिए जो 2 सीटें दी हैं, वहां बीजेपी का पिछले 2 चुनावों से मजबूत होल्ड रहा है। कांग्रेस को खैर और गाजियाबाद सीट बंटवारे में लड़ने के लिए मिली है। इन दोनों ही सीटों पर 2022 के चुनाव में कांग्रेस चौथे नंबर पर रही थी। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ हरियाणा का हिसाब पूरा कर लिया? उधर मायावती भी अकेले दम पर सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। तो यूपी में उपचुनाव की लड़ाई दिलचस्प दिख रही है। अब सवाल यह है कि सीट बंटवारे में अखिलेश ने राहुल को फंसा दिया और मायावती की नई लड़ाई हाथी के वजूद पर आई। यूपी उपचुनाव के वॉर में कौन कितना तैयार, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट दें। राहुल अखिलेश की दोस्ती, 2 सीटों पर कुश्ती। हमें सीटों से मतलब नहीं, हमें मतलब है कि समाजवादी का पार्टी का प्रत्याशी और कांग्रेस का प्रत्याशी जहां भी होगा पूरी ताकत के साथ दोनों पार्टी गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा गठबंधन धर्म को निभाया है और हम आगे भी निभाएंगे। कांग्रेस को जो उनके हिस्से की सीट है वो समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा था कि हम देंगे, वो सीटें उनको दी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोई भी त्याग करने को तैयार है, कोई भी समझौता करने को तैयार है। सीट बंटवारे में अखिलेश ने राहुल को फंसा दिया। मिलके लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। कितनी सीटें मिलनी फिर भी आपको? मिल रही है, मिलके लड़ेंगे, बस इतना ही कहूंगा, मिलके लड़ेंगे और डंके की चोट पर। मायावती की नई लड़ाई हाथी के वजूद पर आई। उपचुनाव का घमासान, बीजेपी की टीम 9 का ऐलान। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ो। हमेशा प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को एड्रेस करते हैं, लेकिन ये जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। इस समाज को बांट करके देश को कमजोर करना इस कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की मंशा है। यूपी उपचुनाव का वॉर, कौन कितना तैयार? बीजेपी कितने भी सामदाम दंड भेद अपना ले, अगर चुनाव की तरफ से पूरी निष्पक्षता से हमारा चुनाव होगा तो हम इसकी उत्तर प्रदेश की सारी सीटों को जीतने का काम करेंगे। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या, आप देख लीजिए। हमारे पहले राउंड का सवाल है कि सीट बंटवारे में अखिलेश ने राहुल को फंसा दिया है क्या ये स्थिति बन रही है क्या? हमारे दूसरे राउंड का सवाल क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दूसरे राउंड का सवाल है कि नई लड़ाई हाथी के वजूद पर आई, क्योंकि बीएसपी उपचुनाव में उतर तो गई है लेकिन लड़ाई यहां पर वजूद बचाने की आ गई है क्या? तीसरे राउंड का सवाल क्या है, आप देख लीजिए। यूपी उपचुनाव का वॉर, कौन कितना तैयार? उपचुनाव को लेकर कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है, कितनी तैयारी है, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनीष सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। गौरव जैन जी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सुशील गौतम जी बीएसपी समर्थक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर परमवीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। मध्य प्रदेश, हरियाणा लोकसभा चुनाव, सबका बदला एक साथ ले लिया क्या आपने, खैर और गाजियाबाद की सीट देकर? क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की हालत 2017 और 2022 के चुनाव में यहां क्या थी। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है और वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को दृष्टिगत यह सवाल बहुत ही वाजिब था। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुगालते में रह करके हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन के बारे में तमाम तरह का तंज कस रही है और विचार विमर्श कर रही है, उस विचार विमर्श से अब बाहर आने की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को है।
भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और विचारों पर उत्तर प्रदेश की महान जनता ने पूरी तरह से डेंट लगा दिया है और भारतीय जनता पार्टी अब कराह रही है, बिलबिला रही है। अब भारतीय जनता पार्टी उठ नहीं पाएगी। हरियाणा का राजनीतिक परिस्थिति, मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिस्थिति और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति में बहुत भिन्नता है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी जुगत लगा दे, 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहा है। टिकट बंटवारे की कोई सवाल ही नहीं है कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का मतभेद हो। मतभेद तो भारतीय जनता पार्टी में है। आरएलडी अलग नाराज है, संजय निषाद जी अलग नाराज है, ओम प्रकाश राजभर जी इस बात को लेकर के चिंतित थे कि हमें भी उसमें से छिटपुट कुछ चीजें मिल जाए, लेकिन उनको कुछ दिया नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने। तो हमारे इंडिया गठबंधन में कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कल ही हमारे श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सैद्धांतिक लड़ाई लड़ने जा रहा है, विचारों पर आधारित लड़ने जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए हम लड़ने जा रहे हैं। सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, जो गंभीर मुद्दे हैं युवाओं के सामने, उनके रोजगार को लेकर के, नौकरी ये को सब तो ठीक है महाराज मनीष जी, ये सब तो ठीक है। मैंने सवाल कांग्रेस पे किया था, आपने जवाब बीजेपी पर दिया। भाई मैं कह रहा हूं कि गाजियाबाद सीट पर कांग्रेस पार्टी को 11,000 वोट मिले और खैर सीट पर कांग्रेस पार्टी को 1500 के आसपास वोट मिले। खैर सीट पर 1980 के बाद कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है, गाजियाबाद में 2002 के बाद नहीं जीती है। 2017 में आप दोनों मिलकर लड़े, तब भी कांग्रेस पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं रही। पहले तो वो ज्यादा सीट की डिमांड करती रही, आपने 10 में सिर्फ 2 सीटें उसको दी और वो भी ऐसी सीटें दे दी जहां पर कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि आपने लड़ाई से पहले ही फंसा दिया और हरा दिया क्या उन्हें? देखिए, हमारे यहां गठबंधन में ना तो फंसाया जाता है और ना ही किसी को नीचा दिखाया जाता है। हमारा जो गठबंधन है वो पूरी तरह से सैद्धांतिक है, विचारों पर है। भारतीय जनता पार्टी जिन भी परिस्थितियों में शासन प्रशासन को लेकर के जो भी रणनीति अपनाएगी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन माकूल जवाब देगा और भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के, खैर से लेकर के पूरब की सीटों तक, मिर्जापुर तक हम हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी को हम छोड़ने वाले नहीं है। और रहा सवाल, भारतीय जनता पार्टी एक बात सोच ले, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता की राजनीति को जितनी रंग देने की कोशिश करेगी, उत्तर प्रदेश की महान जनता इस बात को जानती है कि योगी आदित्यनाथ को सांप्रदायिकता की राजनीति सूट करती है, विकास के रास्ते से। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भटक चुकी है। समाजवादी पार्टी सांप्रदायिकता की राजनीति को नेस्तनाबूद करेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ठीक है हीरो वाजपेयी जी, लड़ाई आपके लिए आसान हो गई गाजियाबाद में और खैर में? देखिए, मुझे लगता है कि लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी हर सीट पे, मुझे लगता है परीक्षा से पहले कभी भी अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो घोषित चुनाव है 9 सीटों पर, 9 में पूरी ताकत से लड़ेगी और पूरी ताकत से जीतने का प्रयत्न करेगी। जनता जनार्दन होती, वोट डालने आएगी। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीतेगी। पर जहां तक अभी हमारे मित्र कह रहे थे, जो भाषण वो दे रहे थे कि हमारी सैद्धांतिक वो है, सैद्धांतिक लड़ाई है, मुझे सैद्धांतिक नहीं, ये 1200 लोमड़ी की दावत है। तुम मुझे यहां बेइज्जत करो, मैं तुम्हें वहां बेइज्जत करूंगा। तुम मुझे यहां हरवा दो, मैं तुम्हें वहां हरवा दूंगा। है यही, इसी का नाम है इंडी गठबंधन, जबकि यह है भिंडी गठबंधन। इसका कोई भी सिरा नहीं है। आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए क्या हुआ कांग्रेस के साथ, आप हरियाणा देख लीजिए क्या हुआ सपा के साथ, मध्य प्रदेश का इन्होंने नाम लिया था, वहां क्या हुआ सपा के साथ। तो ऐसा नहीं है, ये कहने भर का एक है कि हम इंडी अलायंस लेके चल रहे हैं, लेकिन ये कोई भी इस तरह का अलायंस नहीं। ये 1200 लोमड़ी की दावत है, एक दूसरे को। देखिए, जनता जनार्दन है। मैं मानता हूं कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सीटें मिली हैं, पर वो जिन कारणों से मिली थी वो कारण अब दूर हो चुके हैं। जो वातावरण, जो आरक्षण, संविधान, उसको जनता ने देख लिया है। जनता जनार्दन होती, मैं पहले ही कह रहा हूं, किस विषयों के आधार पर उसने वोट डाला था लोकसभा में, ये उस समय की तत्कालीन वोट मानसिकता थी। 9 सीटों के जो उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट पड़ेगा, उनकी कार्य क्षमता के नाम पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जीडीपी जिस तरह से बढ़ रही, 1 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ जा रही, उसके आधार पर वोट पड़ेगा। और जो ये एक बहुत बड़ा अपराध का केंद्र था उत्तर प्रदेश, उसका खत्म हो गया, माफिया राज खत्म हो गया, इस पर विकास आ गया, तमाम इन्वेस्टमेंट आया, इसलिए उत्तर प्रदेश चला। वोट किस आधार पे पड़ेगा? वोट जाति की पॉलिटिक्स पे नहीं पड़ेगा, डिवाइड एंड रूल पे नहीं पड़ेगा,
ये नहीं पड़ेगा कि हिंदू और मुस्लिम तुष्टीकरण पर नहीं पड़ेगा। सपा के प्रवक्ता हिंदू मोहल्ला और मुस्लिम मोहल्ला कहते हैं, इस पर वोट नहीं पड़ेगा, वोट एकीकरण पर पड़ेगा और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के नाम पर पड़ेगा। मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन मनीष जी आप काउंटर करना चाहते हैं। हीरो जी का कहना है कि ये सारस और लोमड़ी की लड़ाई है आप दोनों के बीच जो चल रही, कि आप एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान आपने जो भ्रम का माहौल पैदा किया था संविधान को लेकर, अग्निवीर को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, या बटोगे तो कटोगे, अब वो सारी स्थिति, वो सारा भ्रम दूर हो चुका है। देखिए, मैं आपका बड़ा आदर करता हूं और आपके साथ परिचर्चा करने में बहुत आनंद आता है। भारतीय जनता पार्टी के जो ये क्रीम पाउडर वाले प्रवक्ता हैं, इनको जमीनी धरातल से कोसों कोसों दूरी है, इनकी कोई सच्चाई इनको वाकिफ नहीं है। $1 ट्रिलियन डॉलर का एक सिगुफा भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत तेजी से छोड़ रहे हैं। आज के समय में उत्तर प्रदेश पर 8,16,926 करोड़ रुपए कर्जा है। विदेशी बैंकों के भारत के ऊपर 8,16,926 करोड़ रुपए कर्जा है गुरुवार। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, 31,447 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा है। अरे इन कर्जों को चुकाइए। और 2024 में 25 में जो बजट इन्होंने पेश किया है 7,49,000 करोड़ रुपए का, उसमें से जानते हैं आप 39,806 करोड़ रुपए इनको इस साल कर्जा चुकाना है विदेशी बैंकों का। इन कर्जों को क्यों नहीं चुका रहे आप? 1 ट्रिलियन का झांसा किसको दे रहे हैं? और अभी जीडीपी बता रहे थे ये हीरो वाजपेयी जी, जीडीपी क्या होता है पहले इस चीज को जानने की कोशिश करिए। किसानों के भविष्य के साथ खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी जो 50 किलो की हमारी खाद की बोरियां थी उनको 40 किलो पर पहुंचा दिया और कहते हैं कि हमारी जीडीपी उन्नति कर रही है। आज के समय में गुरुवार 30 सेकंड बस आपसे लेंगे प्लीज, थोड़ा सा बहुत गंभीर सवाल है। 55 लाख लड़के योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट पड़ेगा। अभी ये हीरो वाजपेयी जी कह रहे थे 55 लाख लड़के इनके 7 वर्ष के कार्यकाल में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करके बाहर आए हैं। 55 लाख बच्चों में से इन्होंने 5 लाख बच्चों को भी नौकरी नहीं दिया। आज के समय में सुरसा जैसे मोबाइल बेरोजगारी की दलदल में हमारा उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। 25 करोड़ आबादी आज के समय में अपनी जीविका और जीवन को लेकर के चिंतित है। यह भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बात करेंगे, जनता के सामने मुंह नहीं खुलेगा। जनता इस बात को लेकर के तैयार बैठी है गांव-गांव में कि आप वोट मांगने जाएंगे, आपका मैं इस पर लूंगा, हीरो वाजपेयी का काउंटर लूंगा, लेकिन ये सारे मुद्दे आपने हरियाणा में भी गिनाए थे और वहां पर जनता ने बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में बिठाया है। मैं परमवीर जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले बीएसपी का एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। सुशील गौतम जी, लड़ाई जनता की है, यह लड़ाई अपने वजूद की है। बीएसपी उपचुनाव में उतर तो गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में खाता आप लोगों का नहीं खुला। और हम देखते आए कि इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ। क्या उम्मीदें आप लोग लगाकर बैठे हैं इस उपचुनाव से अपने लिए? देखिए, बीएसपी की जो नींव पड़ी है, जो इस देश के अंदर हाशिए के लोग हैं, जो 85% आबादी है इस देश की लगभग उनके उत्थान के लिए बीएसपी की नींव पड़ी है। और ये लड़ाई अपने वजूद की नहीं है, इस देश में चल रहे जातिवाद, धार्मिक उन्माद और रिजर्वेशन को खत्म करने की पॉलिसी, शिक्षा को खत्म करने की पॉलिसी और दलितों के, आदिवासियों के और ओबीसी के अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खत्म करने की जो पॉलिसी इस देश के अंदर बीजेपी इस सिनेरियो को ला रही है और कांग्रेस पीछे से उसका समर्थन कर रही है और समाजवादी भी उस चीज का समर्थन कर रही है। देखिए, जितना उत्तर प्रदेश के अंदर बहराइच की अभी घटना हुई है और बहराइच की घटना के अंदर जिस तरीके से उन्माद फैलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को इस तरीके से बढ़ाया गया है। हरियाणा के अंदर क्योंकि मुस्लिमों की संख्या कम थी, इसलिए वहां मुस्लिमों का फैक्टर नहीं खेला गया। अच्छा। इसलिए वहां पर क्रीमी लेयर के इशू को वहां पर इतना हवा दी गई कि ऐसी समाज में ही उनके अंदर विभाजनकारी राजनीति को इतना बढ़ा दिया जाए कि इनकी एकजुटता को खत्म किया जाए। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि ये बीएसपी के अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, ये हर उस आदमी की लड़ाई है जो इस देश के अंदर सप्रेस्ड रहा है। आजादी के लगभग 75 साल बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा और बीएसपी तब तक मैदान में डटी रहेगी जब तक उस हाशिए पे, इस देश के अंदर हाशिए के लोगों को वो न्याय और सम्मान न मिल जाए। ठीक है, परमवीर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। इंडिया गठबंधन बन तो गया, तमाम राजनीतिक दल एक छत के नीचे आ गए और सबका मकसद एक है कि बीजेपी को सत्ता से हटाना है। चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, हम जम्मू कश्मीर की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हर जगह लड़ाई यही है कि बीजेपी को सत्ता से हटाना है।
लेकिन इस लड़ाई में भी अपना अपना स्वार्थ देखा जा रहा है क्या? जहां जिसको लग रहा है कि यहां हम ज्यादा मजबूत हैं, वहां दूसरे को तवज्जो नहीं दी जा रही है। किसी दूसरे राज्य में दूसरे को लग रहा है कि हम ज्यादा मजबूत हैं, तो वहां पर उसको ठेंगा दिखा रहा है। मतलब यह कि बाहर बाहर सब बेहतर बताने की कोशिश हो रही है, दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन भीतर भीतर ऐसा नहीं है। क्या यही उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी देखने को मिला है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में? देखिए साहब, राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता है, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। और इस वाक्य को चरितार्थ करके दिखाया था, जो इंडिया गठबंधन पूरा था, ये इस बात को चरितार्थ करके दिखाता है। वो क्या रहा था कि यहाँ पर केवल मुद्दा एक था कि हमें बीजेपी सरकार को रोकना है। इसी बीजेपी कहते हैं, लेकिन उससे पहले केवल प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते थे कि मोदी को रोकना है हमें। तो ये कोई गठबंधन का आधार नहीं बनता है। बात साफ साफ दिखाई दे, अगर सिक्के के दो पहलू होते हैं देखा जाए तो मतलब सत्ता के लिए आपको आने के लिए आप कुछ भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई गठबंधन पहली बार हुआ था। मुझे अब भी अच्छे से याद है, अगर हम किताबों को अलट पलट करते हैं तो 70s के दौर में जब कांग्रेस अपने चरम पर होती थी, तमाम दल इकट्ठा होते थे, उसमें बीजेपी भी तब होती थी कि हम लोगों को कांग्रेस को रोकना है। वो सफल नहीं हो पाते थे, क्योंकि कारण क्या था, जनता देख रही होती है कि नहीं आप सत्ता सुख के लिए आ रहे हैं, लेकिन अगर आप सच में लड़ाई लड़ने के लिए जब इकट्ठा होते हैं तब बात अलग होती है। अभी इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी खामी क्या है कि जो भी क्षेत्रीय दल है वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के नेताओं को देखेंगे तो तकरीबन सब लोगों ने कांग्रेस की ही जमीन खिसकाई है। कांग्रेस के ही जो कोर वोट बैंक वोट होते थे वो लिया था। अभी पिछले चुनाव में जब हमने देखा था कि गाजियाबाद की या खैर की सीट कांग्रेस को क्यों दी गई है, देखिए जब बीज अगर हम जिस चीज का बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। अभी हरियाणा में या मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस ने अपना गठबंधन का जो धर्म था वो नहीं निभाया। तो अब कांग्रेस को मुझे लगता है कि उनको पता होता है, वो लोग एक्सेप्ट, उनको मालूम होगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब जो ये 2 सीटें दी गई हैं, ये भी 2 सीटें ऐसी दी गई हैं कि जो ना लेते बनती है ना छोड़ते बनती हैं। हरिशंकर परसाई जी की पंक्तियां हैं, मजाक में कही थी, शब्द शह ना लें इस चीज को, कि गरीब आदमी को ना तो एलोपैथी भला करती है ना होम्योपैथी भला करती है, उसको तो सिर्फ सिंपैथी भला करती है। तो कुछ सिंपैथी के रूप में दे दिया गया कि लीजिए आप लड़ लीजिए आप यहाँ पर। तो ये होने जाने वाला क्या है वो पता लगेगा समय के गर्भ में, क्या पता बड़ा अच्छा काम करे वहां पर। लेकिन गठबंधन जो है ये, अब देखिए गठबंधन कांप रहा है, अपनी टांगों के ऊपर कांप रहा है। हम लोग कांपना स्वाभाविक था। हमने देखा कि अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का क्या प्रदर्शन रहा, जम्मू के रीजन में तो वो साफ ही हो गई लगभग। कश्मीर में जो सीटें आई हैं, अगर कांग्रेस अपनी पीठ थपथपाती है और कहे कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की दया नहीं थी, तो मैं नहीं मानूंगा उस चीज। ठीक है। या अगर जितना अच्छा प्रदर्शन रायबरेली में या उधर हुआ, अमेठी में हुआ है, समाजवादी पार्टी की देन थी। तो समाजवादी पार्टी भी समझती है कि इनकी कितना सपोर्ट करना है कि कल को आगे हमारे आगे ही ना खड़ी हो जाए, तो उसी हिसाब से लय में अपना काम करेगी साथ में। ठीक है। गौरव जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। गौरव जी, अंगूर हिस्से तो आए लेकिन खट्टे आ गए क्या? मतलब गाजियाबाद और खैर यही उम्मीद कर रहे थे या कुछ और सोच कर चल रहे थे? पहले तो 10 में 5 की उम्मीद थी आप लोगों की, और क्या वाकई में यही दोनों सीटें चाहते थे आप लोग या कुछ और चाहते थे? नहीं, देखिए अभी हम लोगों की प्रयास था कि किसी भी तरीके से भाजपा को रोका जाए। अब उसमें गठबंधन धर्म हम लोग निभाएंगे, अंत तक निभाएंगे, ये तो पार्टी हाईकमांड तय करेगा। लेकिन मुख्य जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि किसी भी तरीके से भाजपा को सत्ता से दूर रखें। अब ये जो 2 सीटें बची हुई है उसके ऊपर हाईकमांड फैसला लेगा कि इन सीटों पर हम साथ में लड़ें या फिर फ्रेंडली फाइट बाकी सीटों पर करें। तो ये भी अंतिम दौर की चर्चा इसमें बचा है। लेकिन जो मुख्य लक्ष्य है जो हमारा है, जो इंडिया अलायंस का है, एक सेकंड, आपने बड़ी बात कही कि अभी अब आपका आला कमान ये तय करेगा कि ये 2 सीटें लड़ें या ना लड़ें, और साथ ही बाकी सीटों पर फ्रेंडली फाइट करें या नहीं लड़ें। क्या अभी ये स्थिति है क्या, मतलब कि बाकी सीटों पर आप अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसी स्थिति है तो नहीं, लेकिन मुख्य लक्ष्य ये है कि किसी तरीके से जो फिरका परस्त ताकतें हैं भाजपा की, उसको रोका जाए और हम पूरे अंत तक गठबंधन धर्म का पालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि समझौता हो जाए। और ये जो 2 सीटें आप तो गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन क्या मनीष जी कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी कर रही है क्या? नहीं, हमारी उम्मीद है और हमारी कोशिश रहेगी कि अंत तक गठबंधन धर्म का पालन करा जाए और किसी भी तरीके से 10 की 10 सीटें जो है वो इंडिया अलायंस के खाते में। अच्छा, चलिए मैं एक बार फिर से मनीष जी के पास जाने से पहले सीधा सवाल पूछ लेता हूं, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, खैर और गाजियाबाद ही चाहते थे आप लोग या कुछ और? नहीं, हमारी उम्मीद तो और भी थी, लेकिन अगर खैर और गाजियाबाद भी मिलती है और अगर हाईकमांड उस पर फैसला लेता है कि इन 2 सीटों पर लड़ना, तो हम उन पर पूरी ताकत से लड़ेंगे। हम लोग पूरी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को तैयार कर रहे थे, पूरा हमारी जो टीम थी वो लगी हुई थी। अगर अंत में ये 2 ही सीटें आती हैं तो इन सीटों पे भी पूरी पुरजोर और पूरी ताकत से लड़ेंगे।
ठीक है मनीष जी, अभी गौरव जी कह रहे हैं कि ठीक है चाहते तो हम और थे, लेकिन खैर अगर खैर ही हिस्से में आई तो लड़ेंगे मजबूती के साथ। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अभी आला कमान तय करेगा कि हम बाकी सीटों पर फ्रेंडली फाइट करें या फिर ये कह दें कि कोई बात नहीं हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, जाइए 8 पर आप लड़िए, 2 पर हम लड़ेंगे, भले हार जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत तिसान। किसी को खैर को लेकर के, गाजियाबाद को लेकर के, मिर्जापुर की सीट को लेकर के या अन्य जगह की सीटों को लेकर के चिंतित नहीं होना चाहिए। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को 3832 बूथों पर, 3832 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के जो सामंती नीति है, अहंकारी नीति है, घमंडी नीति है, उन नीतियों के फनों को कुचलने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग जा रहे हैं। एक बात, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, पीडीए के पराक्रम और पुरुषार्थ को, अभी हीरो वाजपेयी जी कह रहे थे कि हमने लोकतंत्र के मुद्दे को उठाया, संविधान के मुद्दे को उठाया, तो जनता उस बात में आ गई और समझ नहीं पाई। अरे आप ही के तो आज लल्लू सिंह एमपी सांसद अयोध्या ने कहा था कि हम संविधान को खत्म करेंगे। आप ही के आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे। कहने वाले लोग तो आप हैं, आरक्षण को खत्म करने के लिए बात करने वाले तो लोग आप हैं। तो आप ही जब इस बात को कहते हैं और उसके बाद से उन चीजों को हम जनता के बीच में लेकर के जाते हैं, तो आप कहते हैं कि जनता इन बातों पर आ गई। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप 5 सेकंड हमें दीजिएगा, हमें जनता के हितों की चिंता है, जनता के सरोकार की चिंता है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ, मुस्तैदी के साथ, अगर गाजियाबाद और खैर की सीट भी कांग्रेस को जाती है तो हम ये बात दावे के साथ कहना चाहते हैं कि जितनी ताकत से हम अन्य सीटों पर लड़ेंगे, अपनी सीटों पर, उतनी ही ताकत से हम कांग्रेस पार्टी को भी जिताने के लिए उनकी सीटों पर मेहनत करेंगे। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता गांव से लेकर के शहर तक, कस्बों से लेकर के ब्लॉक तक भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ता है, संघर्ष करता है और उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान भी हमें उठाना पड़ा। वाजपेयी जी आपका काउंटर, पीठ दिखाने वाले लोग नहीं हैं, हमेशा सीना आगे करके लड़ते हैं। हीरो वाजपेयी जी आपका काउंटर, अभी मनीष जी ने जितनी बातें कही वो भी, और कल अखिलेश यादव ने कहा कि आपने अपना इंटरनल सर्वे करवाया और उस इंटरनल सर्वे में ही आपने आकलन कर लिया कि मिल्कीपुर भी हार रहे हैं और बाकी तमाम सीटें आप लोग हार रहे हैं, इस वजह से मिल्कीपुर में चुनाव होल्ड किया गया। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि बहराइच में जो हिंसा हुई वो होने दी गई ताकि माहौल सांप्रदायिक हो जाए। देखिए, 2 बातें सामने आ गई। मैंने जो पहली बात कही कि सारा सो लोमड़ी की दावत है, देखिए दोनों पक्षों में वही चीजें सामने आ गई। कहें कुछ भी, लेकिन है यही, एक दूसरे को नीचा दिखाने की। रही बात ये, जहां तक अखिलेश यादव जी ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतें, मुझे लगता है हमेशा ये लोग, जब भी कोई अल्पसंख्यक अगर कहीं मारा जाए तो पूरी समाजवादी पार्टी रोना स्यापा शुरू कर देती है, और कभी कोई सवर्ण मारा जाए, कोई पिछड़ा मारा जाए, कोई दलित मारा जाए, हत्या, उस पर रोक नहीं निकलती। उसमें कहते हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है। किस लिए कहते हैं कि एक वर्ग के वोट को आकर्षित करने की ये लड़ाई है। इसीलिए कांग्रेस या ये दल एक साथ, लोग एक देश एक चुनाव नहीं चाहते, ये जानते हैं प्रदेश में हम एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, देश में इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को रोक लें। देखिए यहां क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश हो रही है। खैर में क्या हाल है कांग्रेस का और गाजियाबाद में क्या हाल है, और वहां सपा का भी हाल बुरा है। तो वो सीटें कांग्रेस की खाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं अभी हाईकमान तय करेगा तब हम तय करेंगे, और अभी मेरे सपा के मित्र ने कहा कि अगर ये 2 सीटें भी मिली तो हम वहां पूरी ताकत से लाएंगे। अभी अगर मगर का खेल है, खैर ये इनका खेल है। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं लगातार कि चुनाव आयोग से रोक दिया, मुझे लगता है सीट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 2 सीटें होल्ड की हैं चुनाव आयोग ने। एक पश्चिम बंगाल में की, तो पश्चिम बंगाल की सीट होल्ड करने से भाजपा को क्या फायदा होने वाला था? 2 सीटें उन्होंने होल्ड किया। अब ये चुनाव आयोग का मसला है, इससे भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना। देखिए, गुमराह करने के लिए लाख कोशिश करें, हार को स्वीकार कर लेना चाहिए। कितने अच्छे बयानबाजी करें, हार को स्वीकार करना पड़ेगा सपा को। अभी चुनाव होगा, अभी वोटिंग होने जा रही है, नामांकन आज शुरू हुआ है। हीरो वाजपेयी जी, आज नामांकन शुरू हुआ है। उपचुनाव में आपको पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी के पीडीए की ताकत और कुवत क्या है। हम जिस तरह से आपको हराएंगे वो बुनियाद रखेगा कि 2027 में जनता आपकी जमानत कर देगी, आपके बड़े बड़े मिनिस्टरों की जमानत नहीं बचेगी और सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। जनता तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में किसको शासन करना, किसके नेतृत्व में कार्य हो सकता है और किसके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे चल सकता है। ओके, सुशील गौतम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात भी रखिएगा, लेकिन अभी आपने पिछली बार अपनी बात रखते हुए कहा था कि आप
गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको समाज में बहुत पीछे छोड़ दिया गया है विकास की मुख्य धारा से, आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वही लड़ाई तो चंद्रशेखर आजाद भी लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते अमीर हो गए और अमीर होते चले गए और गरीब गरीब ही रह गए, और वही मुद्दा बनाकर अब वो उनको अपना वोटर बना रहे हैं। तो वही लड़ाई तो वो भी लड़ रहे हैं। तो फिर जो आपका वोटर था वो आपके पास कैसे आएगा, और कैसे माना जाए कि आपकी लड़ाई उनकी है या फिर आपकी वजूद की लड़ाई है? देखिए, लड़ाई कोई भी लड़ने के लिए आ सकता है, लेकिन नीति और नीयत उसकी साफ होनी चाहिए और वो कर्म में दिखाई देनी चाहिए। पहली बात मैं ये कह दूं कि सांप्रदायिकता बीजेपी और समाजवादी को सूट करती है। कांग्रेस और जो बीजेपी इस सत्ता में इस देश के अंदर आई है और इस उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, तो 2000 मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से समाजवादी ने उस हवा दी और उसकी वजह से ये माहौल बना। और ये भी साथ ही साथ बता दूं, बीजेपी के ही लोग, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो वो हिंदूवादी ताकतों को एकजुट करना चाहते हैं। और इसी का उदाहरण अभी ऐन चुनाव से पहले बहराइच में इस दंगे को इतनी हवा दी गई कि इन्होंने इतनी दंगा भड़का दिया कि इन्हें यह नहीं पता कि नफरत अगर तुम फैलाओगे तो तुम्हारे घर का दामन भी जलेगा। भाई, तुमने एक लड़के को मरवा दिया और फिर उसके बाद में उन जो लोग थे जो डिफेंस कर रहे थे कि कोई किसी के घर में घुसेगा, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, वहां तक उन लोगों को वहां तक पहुंचाओगे तो ऐसी चीजें, घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण होंगी। समाजवादी पार्टी सत्ता से क्यों गई, बीजेपी सत्ता में क्यों आई, इसका आकलन तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों इतने बरस से सत्ता से बाहर हैं, इसका भी आकलन करिए। परमवीर सर, मैं आप क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आपसे कि अभी इस वक्त उपचुनाव में जो तैयारियां चल रही हैं सभी दलों की, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो, बीजेपी की या फिर समाजवादी पार्टी की, इन तैयारियों में कौन कहां आपको नजर आ रहा है, कौन आगे नजर आ रहा है अभी और कौन पीछे नजर आ रहा है? अमित जी, देखिए, मायावती जी की बीएसपी पार्टी आ रही है चुनाव में, बाई इलेक्शंस में आ रही है, तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट है चुनाव के लिए। और राजनीति यूपी की किस ओर जाने वाली है, इसका भी एक अंदेशा हमें इस चुनाव के रिजल्ट से मिलेगा। वरना जहां आज तक हमने देखा नहीं था कि बाई इलेक्शंस में मायावती जी नहीं पार्टिसिपेट करती थी। अब इनके पार्टिसिपेशन से होगा क्या कि 2024 का अगर हम लोकसभा का चुनाव देखेंगे तो उसमें से कुछ दलित वोट जो था वो बीजेपी से खिसक कर आया था इंडिया गठबंधन के नाम पर। मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा कि जो वाल्मीकि समाज होता है या धोबी समाज होता है या पासी होता है, ये ट्रेडिशनली बीजेपी की तरफ वोट करते आए हैं। तो लेकिन हमने देखा था कि ये लोग इंटैक्ट रहे, लेकिन असल में जो इसमें कास्ट ग्रुप्स थे वो आए और इंडिया गठबंधन की तरफ गए। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं सर, समय इतना ही था। आप ये कह रहे हैं कि मायावती के उपचुनाव मैदान में उतरने से लड़ाई इंटरेस्टिंग हो गई है। मायावती अगर फाइट देती हैं तो यहाँ पर जो SC वोटर खिसक गया था बीजेपी की तरफ से इंडिया ब्लॉक की तरफ, वो अगर मायावती की तरफ जाता है तो लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हाँ, बहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, अब बने रहना।